हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम फोरियर ट्रांसफॉर्म डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लेक्चर का एम ये है आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म का एसेंस समझाना और फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक क्लियर विजुअलाइजेशन क्रिएट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन हम देखेंगे कुछ ही देर में, लेकिन हम सबसे पहले उसके एसेंस से शुरू करते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म का एसेंस समझने के लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में गए और वहाँ आपने मिल्क शेक ऑर्डर किया और आपको वहाँ का मिल्क शेक बहुत पसंद आ गया। नाउ यू वांट टू नो द रेसिपी हाउ दिस मिल्क शेक इज मेड। नाउ यू हैव वन वे। आपके पास एक रास्ता तो ये है कि आप एक फिल्टर एक ऐसा डिजाइन करिए और इस फिल्टर के थ्रू आप इसके सारे इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग कर लें। जैसे ही इसके सारे इंग्रेडिएंट्स अलग अलग हो जाएंगे तो आपको इसकी पूरी रेसिपी पता चल जाएगी। आपको इन्हें बस मिक्स करना है और आपको वापस से मिल्क शेक मिल जाएगा। तो जो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है इस केस में सिमिलर प्रोसेस हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म का भी है। तो चलिए इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म इज अ मैथमेटिकल टूल दैट decomposes a signal or waveform into its constituent sinusoids। तो इसका मतलब क्या है? फोरियर ट्रांसफॉर्म एक मैथमेटिकल टूल है जो सेम फिल्टर की तरह ही काम करता है। इसके इनपुट में हम कोई वेव फॉर्म या सिग्नल अप्लाई करते हैं और आउटपुट में ये हमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट बताता है। इस केस में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? साइनोसॉइड्स, साइन और कॉस। साइन और कॉस और इनके वेव्स, हम कितना साइन का टर्म ऐड करें, किस फ्रीक्वेंसी का टर्म ऐड करें, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा उस साइन वेव का, या फिर जो उसमें कॉस वेव होंगी। और फाइनली हम इन सारे साइंस एंड कोसाइंस को अगर ऐड अप कर देते हैं तो हमें वापस से वो सिग्नल मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, हमें ये सब करना क्यों है? अगर हमारे पास एक ओरिजिनल सिग्नल है तो हमें उसे डिकम्पोज करने की क्या जरूरत है? देखिए, कम्युनिकेशन सिस्टम में जब हम किसी सिग्नल को भेजते हैं किसी ट्रांसमीटर एंड से और रिसेप्शन एंड में उसे हम रिसीव करते हैं तो हमारे पास नॉइस ऐड अप हो जाता है उसमें। अगर हम उस सिग्नल को किसी तरह से डिकम्पोज कर पाए जो हमने सिग्नल रिसीव किया है, तो हम उसमें जो नॉइस का पर्टिकुलर कंपोनेंट है उसे हम इजीली रिमूव कर पाएंगे। जैसा कि मैं अभी इस माइक में बोल रहा हूँ, इसके साथ कई बहुत सारा नॉइज जा रहा है और ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का ही कमाल है कि मैं उस नॉइस को फिल्टर आउट कर पा रहा हूँ। ओके, तो ये तो हमने इसके एसेंस की बात हो गई और इसकी डेफिनेशन की बात हो गई। चलिए हम इसके आगे देखते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम साइनोसॉइड्स के अलावा और किस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम किसी भी सिग्नल को जो हमारे पास फंडामेंटली, ये एक लाइन को अगर आप देखें, फंडामेंटली एनी वेव फॉर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ समेशन ऑफ मल्टीपल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स। हम साइनोसॉइड्स में तो लिख ही सकते हैं, लेकिन हम साथ में उसी वेव फॉर्म को कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स में भी लिख सकते हैं। कोई नई चीज नहीं है, आप सभी को शायद पता ही होगा। अगर आप मैथमेटिक्स, अगर आप ऑयलर्स फॉर्मूला जानते हैं तो विद द हेल्प ऑफ ऑयलर्स फॉर्मूला हम किसी भी साइन या कोसाइन को कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये फर्दर और डिकम्पोज किया जा सकता है इन द केस ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। अब बात आती ये है कि ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है क्या चीज। चलिए पहले इस चीज को समझते हैं, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल क्या है। इसके बाद हम एक्शन में देखेंगे इस चीज को कि कैसे एनिमेशन के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम किसी भी वेव फॉर्म को उसके कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में डिकम्पोज कर लेते हैं और एज अ समेशन लिख पाते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं साइन, ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल क्या चीज होगी। यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है, जिसके आगे मैंने वन लिखा, वो वन ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी। ये जो वन है इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का मैग्नीट्यूड है और जो इसके जे के आर्ग्यूमेंट में लिखा हुआ है ओमेगा टी, ये एंगल है। अगर मुझे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसे, ये जो डायग्राम है मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर इसको एज अ वेक्टर आप अगर देखते हैं तो आप इजीली इसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि एक वेक्टर के साथ क्या क्या होता है। एक वेक्टर के पास उसकी कुछ लेंथ होती है और वो किसी एंगल से इंक्लाइन होता है कुछ रेफरेंस एक्सेस। ओके, इस केस में हमारे पास सपोज ये मेरे पास एक वेक्टर है, इसकी लेंथ भी मेरे पास वन है। इस पर्टिकुलर, अगर मैं इस पर्टिकुलर एक्सपोनेंशियल को, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो मैं एक वेक्टर बनाऊंगा
उस वेक्टर का लेंथ जो उसका मैग्नीट्यूड है उसके बराबर होगा, और जो इंक्लिनेशन होगा रियल एक्सिस से वो उस एंगल के बराबर होगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अगर मैं इस एंगल को चेंज करूं तो ये जो वेक्टर है ये अपने जगह से ये और रोटेट होगा। अगर ये एंगल और बढ़ जाए तो ये यहाँ की बजाय थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा। ओके। और अगर मैं इस एंगल को एक कांस्टेंट रेट से चेंज करता रहूं तो जो वेक्टर होगा ये एक सर्कुलर शेप बनाएगा। जो इसका टिप होगा वो एक सर्कुलर लोकस क्रिएट करेगा। तो आप इसको एज अ रोटेटिंग वेक्टर देख सकते हैं जब हमारे पास इसका एंगल चेंज हो रहा हो। अब इसका एंगल चेंज क्यों होगा? सबसे बड़ी बात, इसका एंगल चेंज हो सकता है इस टाइम वेरिएबल, जो इस पर्टिकुलर एंगल में ये फंक्शन ऑफ टाइम है। टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होगा ये एंगल वैसे वैसे इंक्रीज होगा, और ये वेक्टर वैसे वैसे रोटेट करेगा। अगर टाइम हमारा टी से टी1 हो जाता है बढ़कर, तो जो हमारा एंगल ओमेगा टी1 होगा वो कुछ ज़्यादा बड़ा बनेगा, और ये वेक्टर अपनी जगह से रोटेट होके यहाँ पहुँच जाएगा, और ये अब ऐसा रोटेट करता रहेगा। इसका अगर आप फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें तो जो हमारे पास आप साइन वेव देखते हैं ना, जो एक साइन वेव का फंक्शन होता है कुछ इस तरह का बनता है। तो ये पर्टिकुलर इसी एक्सपोनेंशियल से बनता है। इसको आप मैं एज आपको दिखा भी सकता हूँ। चलिए हम एक एनिमेशन देख लेते हैं जिसके थ्रू हम समझेंगे कि कैसे इस रोटेटिंग वेक्टर से हमारे पास साइन वेव क्रिएट होती है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास रोटेटिंग वेक्टर है। टाइम के साथ ये वेक्टर रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये आप देख सकते हैं एक साइन वेव क्रिएट कर रहा है। सिमिलरली हमारे पास एक और वेक्टर है। अगर आप इन दोनों वेक्टर को देखेंगे तो इसमें दो मेन डिफरेंस है। क्या है वो दो मेन डिफरेंस? पहला, कि इस वेक्टर की लेंथ ज़्यादा है तो ये बड़ा सर्कल बना रहा है। इस वेक्टर की लेंथ कम है तो ये एक छोटा सर्कुलर लोकस क्रिएट कर रहा है। और दूसरा, जो हमारे पास ये पर्टिकुलर वेक्टर है, ये जो इसका रोटेशन है, एंगुलर रोटेशन, वो थोड़ा स्लो है इस वेक्टर के बजाय। सेकेंड वेक्टर हमारा थोड़ा फास्ट रोटेट कर रहा है, और इसका हम सिग्निफिकेंस भी देख सकते हैं। ये जो साइन वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी स्लो है, बिकॉज इसका जो टाइम पीरियड, पीक टू पीक टाइम पीरियड है, वो हमारे पास ज़्यादा है। लेकिन इस केस में पीक टू पीक टाइम पीरियड कम है, और पीक टू पीक टाइम पीरियड कम होने के कारण इसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली ज़्यादा है। अगर आप नीचे और देखें तो पर्टिकुलरली हमारे पास धीमे धीमे हम एम्पलीट्यूड घटाते जा रहे हैं और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, और फाइनली अगर आप सारे लोकस को, इन सारे पॉइंट को एडअप करते जाएं तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक फिगर बन रहा है जो कि सिमिलर हो रहा है एक पर्टिकुलर स्क्वायर वेव से। अगर हम ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइनोसॉइड्स ऐसे ऐड अप कर दें तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर वेव ऐसी मिले। यहाँ पे आपको मैं एक एनिमेशन दिखाता हूँ जिसके थ्रू आप देख सकते हैं। आप अगर मैं ये आप ड्राइंग देखें, पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल ऑफ साइनोसॉइड्स हैं। इसके बाद जो हमें फिगर बन रहा है ना, देखिए आपको कुछ एक आइंस्टाइन जैसा फेस दिख रहा है। ये प्योरली बनाया गया है कुछ पर्टिकुलर साइनोसॉइड्स या कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के समेशन से। ऐसा पॉसिबल है। आई आई नो यू आर लिटिल बिट अमेज्ड। आई होप आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्लियर हुआ होगा, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है फोरियर ट्रांसफॉर्म, और हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की मदद से क्या क्या कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर थोड़ा मैथमेटिकल होने वाला है, उसमें हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस, प्लीज पोस्ट ऑन कमेंट्स। थैंक यू।